Hello everyone, welcome back to my channel Tutorman, and today we will discuss the debate of gender inequality, social or universal. Means gender inequality social है या ये ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में है। इस डिबेट को हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी यूनिवर्सल है और वुमेन का जो सब्जुगेशन है वो थ्रू आउट द ग्लोब है, जहाँ पर मेन ने उनको सब्जुगेट किया है वुमेन्स को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वुमेन का जो सब्जुगेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। वो सोशल है, सोसाइटीज़ पे डिपेंड करता है कि किस सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन्स को कितनी फ्रीडम है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर वुमेन को कम फ्रीडम है। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वुमेन किस सोसाइटी के अंदर रह रही हैं। ये यूनिवर्सल नहीं है। इसी डिबेट को हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे और किसने क्या डिबेट किए हैं और किसने क्या बोला है। तो लेट्स सी दिस टॉपिक फर्दर। दिस इज द टॉपिक ऑफ जेंडर इन मॉडर्न साइंस, मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि मैं पहले बता दूं आपको। और हम बीए प्रोग्राम के अंदर जो ये टॉपिक है एसईसी के अंदर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा क्लास 5 है। अगर आपने प्रीवियस की टॉपिक्स वगैरह नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर पहले की वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। और आई होप कि मैंने वहाँ आप अपने सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे और पहले के जो मेरे वीडियोस हैं उससे भी आप पहले के टॉपिक्स आप क्लियर कर लेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल और यूनिवर्सल डिबेट। तो जो ये डिबेट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ women comes to the being a social universal. How does one account of this near universal without resorting to the biologically determinist argument? बहुत सारे से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बिकॉज विमेन जो है वो सब्जुगेशन बायोलॉजिकल, उनके बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण हुआ है, तो इसलिए उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी हम देखना पड़ेगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि विमेन का सब्जुगेशन उसके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण हुए हैं, तो और उनका उनका कहना है कि ये यूनिवर्सल इसलिए हो जाता है। उस टॉपिक्स को भी हम क्लियर करके देखने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था। फॉर मार्क्सिस्ट थिंकर जेंडर रिलेशंस आर लोकेटेड विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन that characterize different societies and which have historically evolved to take the presently dominant form of capitalism. मार्क्सिस्ट थिंकर ऐसा मानते हैं कि ये जो जेंडर डिफरेंस है ना, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये कैपिटलिज्म के कारण हो रहा है। ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है ना, उस कारण से विमेन का सब्जुगेशन हुआ है। ये सोशल पे भी डिपेंड नहीं करता है, सोशल के अलावा जो हिस्टोरिकल रीजन है कैपिटलिज्म का, उसके कारण से विमेन का सब्जुगेशन हुआ है। तो आपने शायद पढ़ा भी होगा मार्क्सिस्ट थिंकर के बारे में कि कैसे उन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ों को जो है वो रीजन बताया था कि कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर वर्किंग क्लास उनके स्लेवरी करते हैं और जो कैपिटलिस्ट बुर्जुआ होता है वो उसके सारे सरप्लस बेनिफिट्स को ले लेता है और उन्हें ऐसे छोड़ देता है। तो मार्क्सिस्ट थिंकर के अनुसार जो जेंडर डिफरेंसेस है ना, इनइक्वालिटी है जो रिलेशंस के अंदर, वो भी कैपिटलिज्म का ही देन है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। तो वो उन्होंने जस्टिफाई किया है बहुत सारे रीजन्स को देके कि एंजल्स का एक बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इस बुक के अंदर एंजल ने कहा है कि locate the source of women's subordination not in biological differences but in emergence of the private property. उन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण वो इनइक्वल नहीं है विमेन और सब्जुगेट नहीं है विमेन मेंस का, बल्कि उन्होंने बताया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के इमरजेंस आगमन के कारण सोसाइटी में वो इनइक्वल हो गई हैं। एंड विमेन देमसेल्फ बीइंग रेंडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी सॉरी। और ये भी बताया गया है कि बहुत सारे सोसाइटीज के अंदर जब हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया और इवन इन मेडिवल इंडिया में विमेन को एज ए प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। इवन वैसे ही डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर विमेन को एज ए प्रॉपर्टी की तरह ही डील किया जाता है कि भाई विमेन को दे दो, या फिर पहले तो मतलब खरीद फरोख्त भी होती थी विमेन्स की एक टाइम पे। तो ये हम देखेंगे कि उन्होंने एंजल्स ने बताया कि विमेन को खुद एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता है। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी का जो
इमरजेंस है ना सोसाइटीज के अंदर, कैपिटलिज्म का जो इमरजेंस है, इसी कारण से वीमेन सब्जुगेट हुई हैं। ये इसका रीजन बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि कैपिटलिज्म है, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस है। उन्होंने मार्क्सिस्ट थिंकर का ये सोचना था कि women are not biologically unequal, not they are socially unequal, they are unequal because of the emergence of private property। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल व्यूज देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू आल्सो रिजेक्ट द यूनिवर्सल सबऑर्डिनेशन ऑफ women argues on a different plane। जो लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि उनका भी यही कहना है कि विमेन का सब्जुकेशन यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि वो ये बोलते हैं कि सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन अराइज कॉन्टेक्चुअली एंड वीमेन आर नॉट पावरलेस अंडर ऑल कंडीशंस इन ए सोसाइटी। मतलब वो बोलते हैं कि सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन का जो प्रोसेस है मेन के द्वारा वीमेन पर, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बेस्ड है। मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर डिफरेंट चीज हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में भी मेन जो है वो कहीं पर ज्यादा पावरफुल हो और वीमेन कहीं और पावरफुल हो। मतलब वो एग्जांपल देते हैं कि मेन जो है पब्लिक स्फीयर में ज्यादा पावरफुल है बहुत सारी जगह पर अभी भी, और वीमेन जो है अभी भी प्राइवेट स्फीयर में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, बट शी हैज ए से इन प्राइवेट स्फीयर ऑफ देयर लाइफ। तो जैसे कि घर हो गया, और घर में कोई डिसीजन लेना हुआ, और या फिर घर की चीजों में कोई बात हुई, तो विमेन वहां पर अभी भी इक्वल राइट असर्ट समहाउ करती हैं, लेकिन वो पब्लिक स्फीयर में नहीं करती हैं बहुत सारी जगह पर, और बहुत सारी जगह पर अभी भी करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये उन्होंने बताया कि ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। अगर ये प्राइवेट स्फीयर में बात हो रही है तो वहां पर विमेन का से है, जहां पर पब्लिक स्फीयर की बात हो रही है तो वहां पर पब्लिक मेन ज्यादा डोमिनेंट है। तो वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर बेस्ट बात बोलते हैं। वो ये बोलते ही नहीं है कि ये यूनिवर्सल है या फिर इस तरह की बात है। वो बोलते हैं कि दिस इज कॉन्टेक्चुअल, राइट। तो women may have exercised a considerable influence within the domestic domain, while the same is usually true for men in public domain। और जो कि मैंने बता दिया कि women प्राइवेट डोमेन डोमेस्टिक डोमेन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, while पब्लिक डोमेन में मेन का ज़्यादा से है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू यही है, वो भी यूनिवर्सल। आपको ये याद रखना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भी यूनिवर्सल सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन को रिजेक्ट करते हैं। Now we will see some scholars view who is attempted to find some explanation for the near universality of the subordination of women। हम उस स्कॉलर्स की बात करेंगे जो विमेन के यूनिवर्सल सबऑर्डिनेशन और सब्जुगेशन की बात करते हैं कि विमेन थ्रू आउट द ग्लोब सब्जुगेटेड है, और वे आर्ग्यूज करते हैं। तो उन्होंने एक जो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंथ्रोपोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम इज सेरी ऑटनर्स आर्टिकल इज मेल टू फीमेल एज नेचर टू द कल्चर। जो एक स्कॉलर हैं सेरी ऑटनर्स, उन्होंने अपनी आर्टिकल इज मेल टू फीमेल एज नेचर टू कल्चर, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू के थ्रू एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि मेल टू फीमेल का जो रिलेशन है ना, वो नेचर का कल्चर के साथ जैसा रिलेशन है वैसा ही कुछ है। मतलब ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेचर आपने समझ नहीं पाया होगा कि नेचर और कल्चर का क्या रिलेशन है। मतलब कल्चर जो है हमेशा से नेचर पे डोमिनेंट रहा है। नेचर जैसे कि आप फॉरेस्ट देख लें, कुछ भी देख लें, जो कि अपने आप में ग्रोथिंग होती है और अपने आप को खुद से नर्चर कर लेता है, लेकिन उस पर कल्चरल डोमिनेंस इस तरह से है कि ह्यूमन कल्चर जो है, सिविलाइजेशन जो है, वो नेचर पे डोमिनेंट रहा है और उसको काट रहा है जो भी है। तो नेचर के को भी डिवेस्टेट कर रहा है कल्चर, और अपने हिसाब से उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली वैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे कल्चर नेचर के साथ नेचर के ऊपर डोमिनेटेड है, वैसे ही मेल फीमेल के ऊपर डोमिनेटेड है। और यहाँ पर उन्होंने फीमेल को नेचर के साथ नेचर का मेटाफर बताया है कि यहाँ पर फीमेल जो है वो नेचर का मेटाफर है और मेल जो है वो कल्चर का मेटाफर है। उन्होंने बताया कि नेचर टू कल्चर का वैसा ही रिलेशन है जैसा कल्चर का नेचर के साथ वैसा ही रिलेशन है जैसे मेल का फीमेल के साथ है। तो उन्होंने इसलिए बताया कि जैसे कि कल्चर डोमिनेटेड है नेचर पर, वैसे ही मेल भी डोमिनेटेड है फीमेल पे।
और जैसे कल्चर अप्लाई होता है यूनिवर्सल थ्रू आउट द ग्लोब, वैसे ही ये भी ये पॉइंट जो है मेल का डोमिनेशन वीमेन पर, ये भी प्रूव हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। फ्यू ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसमें कि सेरी ऑर्टनर्स है, उनका ये कहना है कि मेल का डोमिनेशन यूनिवर्सल पर इस तरीके से प्रूव होता है। Therefore, women share in the universal devaluation of the nature by culture. उनका ये कहना है। Now we will see the summary और the conclusion कि इससे like किसका बात ज्यादा dominant रहता है। The brief overview of the theoretical attempt to conceptualize and explain gender differences and inequalities has hardly led us to the consensual view of the matter. डिबेट को देखते हुए एंड कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है अभी इस पॉइंट पर, बट दे ऑल पॉइंट टुवर्ड द importance of understanding of gender in social rather than biological terms। बट अभी तक के पॉइंट्स के अनुसार जो सारी पॉइंट्स है वो ज्यादातर पॉइंट्स जेंडर सोशल कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस कर रही है कि सोशल जेंडर जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो सोशल है, ना कि बायोलॉजिकल टर्म्स है पर आधारित है। तो ये डिपेंड करता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है, सोसाइटी किस तरह की है, वैसे ही विमेन का फ्रीडम और इक्वालिटी वहां पर मैटर करता है। तो ये ज्यादातर चीजें सोशल, अब तक जो पॉइंट्स है वो बता रही हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी सोशल है ना कि बायोलॉजिकल है, और विमेन का सब्जुगेशन थ्रू आउट द ग्लोब ना होकर सोशल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आई होप कि ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डॉट्स है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर इट एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे और भी वीडियोस हैं जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड या that's it for today, and I hope you guys had like it, and if you did, please share and subscribe. Thanks.